नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द घोस्ट स्टोरी बाय पटेल जी। मेरा नाम उमेश है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। तो आज की कहानी का जो किरदार है हमारा, उसका नाम दीपक है। दीपक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता है। एक दिन दीपक को ऑफिस से अपने घर जाने में काफ़ी समय हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते दीपक को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुक जाओ। दीपक जैसे ही रुकता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह जैसे ही आगे बढ़ता है, फिर से वही आवाज़ आती है कि सामने देखो। फिर जैसे ही दीपक सामने देखता है तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई सी चीज़ दिखाई देती है। दीपक दौड़कर उस चीज़ के पास गया तो उसने देखा कि वह कोई साधारण सी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन दीपक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक से हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। दीपक खुश हो गया और उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। तकरीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक से मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। क्योंकि उस गड्ढे में हीरे तो बिल्कुल नहीं थे, किसी इंसान का कटा हुआ सर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और दीपक भी वहीं रुक गया। फिर उस कटे हुए सिर ने दीपक से कहा कि इस ज़मीन के अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पे खोदने का काम शुरू करो। दीपक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे काफ़ी समय हो जाता है और ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उसी कटे हुए सिर का धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से 1 लोटा खून लाना होगा। दीपक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लेकर आऊँगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा दीपक को साथ लेकर थोड़ी दूर पर गया। वहाँ उसे एक इंसान जाते हुए दिखाई देता है। फिर वह सिर बोलता है, उस इंसान को मारकर उसका खून लेकर आओ। दीपक डर गया और बोला, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दूँगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। फिर दीपक ने उस कटे हुए सिर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक ऐसी छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित मौत के घाट उतार दूंगा। दीपक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वह सिर खून देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर दीपक ने खून को उस शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर बाद वह कटा हुआ सिर शरीर में जुड़ गया। यह सब देखकर दीपक की हालत अब और ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसकर कहने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। फिर डर के मारे दीपक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर दीपक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया।
दीपक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब दीपक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा वहाँ पर खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और तुम पर कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, दीपक जब भी उस रात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपनी अगली कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में रिया सो गई। अचानक रिया की नींद जब खुली तो उसने देखा कि बस में कोई भी नहीं था, बस का ड्राइवर भी नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर रिया डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम से डर गई। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में हम शिमला पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जब ये लोग शिमला पहुंचते हैं तो यह एक होटल किराए पर लेते हैं। दूसरे दिन वह सब मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने के लिए जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद वह सब उस पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच जाते हैं और ऊपर से पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे कोई देखो खड़ा है, लगता है कोई महिला है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और वो लोग बोले, तू पागल हो गया है क्या? क्या इस घने जंगल में कोई महिला कैसे आ सकती है? तुमने शायद कोई सपना देखा है या तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद वह खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसीलिए वह सब पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय करते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक तंबू लगाया और खाने पीने के लिए अपने बैग से सामान बाहर निकाला। रिया का बैग तंबू के बाहर ही था, इसलिए वह उसे लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रिया उस आवाज़ की तरफ घूमकर देखती है तो उसके सामने 3 आदमी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथों में धारदार हथियार देखकर रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों को यह सब बात बताई लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। रिया चिल्लाकर बोली, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर आकर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वह सब भी जब बाहर आए तो मोबाइल की जब टॉर्च जलाकर देखने लगे उतने में ही उन सभी को लगा कि जैसे कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वह भी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। रिया देख रही थी कि उनके हाथ पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वह सब एक जगह बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियों को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि उन आदमियों के बीच में एक औरत आकर लेट जाती है और कोई नहीं जानता कि वह औरत वहाँ पर कैसे आई। रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वह तीनों उस औरत को सूंघने लगे और वहीं पर अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वह तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे।
हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वह तीनों भी हमारी ओर दौड़ने लगे। रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय रवि उसके पीछे थे। रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से उनके बारे में जब बात करी तो उन लोगों ने कहा उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वह पहाड़ श्रापित है, जो भी वहाँ जाता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप लोग जिंदा वापस आ गए हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कहाँ रह गए, वह वापस लौटकर नहीं आए। तो होटल वालों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। पुलिस कंप्लेन भी कराई गई, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई पता आज तक नहीं चला। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ।